अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। जी नाजरीन, तो आज के प्रोग्राम में क्या क्या है सबसे पहले आपको ये बताते हैं और फिर उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने आपके लिए एक कमाल की चीज़ ढूंढी है, वो फिर आपको बताता हूँ मैं। बस सही। तो पहले बताइए जी, आज के प्रोग्राम में हम क्या क्या करने जा रहे हैं आज? एक तो आज के प्रोग्राम में नाजरीन हम बात करेंगे कुछ दो बड़े नन्हे मुन्ने मज़ेदार से, क्यूट से, एडोरेबल से बच्चे हैं और भाई हैं और वो बजाते हैं भाई क्या ज़बरदस्त तबला। मतलब ऐसे नहीं, वैसे तौहीन मत करें उनके टैलेंट की भी और तबला नवाजों की भी, ये मत करें। तो नाजरीन, तबला नवाज दो भाई हैं, छोटे से नन्हे मुन्ने से, लेकिन क्या तबला बजाते हैं, उनसे मुलाकात कराएंगे आपकी। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर से भी आपकी मुलाकात करवानी है। उन्होंने एक फिल्म बनाई है, बड़े ज़बरदस्त अवार्ड जीते हैं। और एक और बड़ा खास सेगमेंट है जिसमें हमने बात करनी है करप्शन की और एहतसाब की। भाई नैब करता क्या है, कुछ करता भी है या नहीं करता, इस पे हम बात करेंगे। प्रोसीजर क्या है वगैरह वगैरह नैब के हवाले से। और फिर एक मुल्क है जो पाकिस्तान का बड़ा दोस्त है, उसकी जो है आज रिपब्लिक डे है, यौम जमहूरिया है, वो उस मुल्क के एम्बेसडर के साथ आज हम अपने प्रोग्राम में उस मुल्क का यौम जमहूरिया भी मनाएंगे। कह लीजिए कि एक तरीके से आपको यहाँ बैठे बैठे उस मुल्क की सैर करवा देंगे। ठीक है जी, तो ये है हमारे आज के प्रोग्राम का रन डाउन। अब जरा हम काम की बात पर आते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो है एक फिनोमिना मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने पढ़ा उसके बारे में, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। और ये जो फिनोमिना है इसको कहते हैं ओकिनावा वे। ओकिनावा वे जो है वो क्या है, ये समझाता हूँ मैं आपको। मशरकी चीन के जजीरों का एक ग्रुप है ओकिनावा, और जो जापान के बेस ज़ेर असर है बुनियादी तौर पर। और वहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा लंबी उम्र रखने वाले लोग आबाद हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि 100 साल से ऊपर तक जिंदा रहते हैं। अब ये राज क्या है, इस राज को पता किया गया। ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगियों में सेहतमंद हैं, खुश हैं, फ़ाल हैं, और मगरबी दुनिया में फैलने वाली जो बीमारियां हैं उसकी निस्बतन वहाँ बीमार होने वाले लोग भी बहुत कम हैं। और अगर स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो हर 1450 में से एक जापानी शख्स जो है वो 100 साल से ज़ायद उम्र का है। और अगर ख़वातीन की बात की जाए तो 100 साल वाली जो कैटेगरी में जो है वो उनकी भी बड़ी एक तादाद मौजूद है। अब ये क्यों है, इसकी वजह क्या है, ये क्या मैं खाते हैं, क्या पीते हैं, करते क्या हैं, ये बताएं ज़रा। ये जो इनका राज है 100 साल से ज़्यादा ऊपर जाने का, वो है ओकिनावा वे। ओकिनावा वे जो है वो बेसिकली एक वज़ा करदा तरीक़ाकार है, ख़ासतौर पर तरीक़ाकार एक दरियाफ्त किया गया है। उसके ऊपर मुसन्निफ़ीन ने बड़ी रिसर्च की, एक किताब की फॉर्म में जो है। मुसन्निफ़ीन ने तो रिसर्च नहीं की, मुहक्किकीन ने रिसर्च की, और मुसन्निफ़ीन ने उनको किताब की फॉर्म में लेकर आए। पकड़ लिया ना मैंने उर्दू का जुमला। उसकी वजह क्या है, आमतौर पर रिसर्च पेपर जो होते हैं उसके मुसन्निफ और मुहक्किक एक ही होते हैं ना। नहीं, आपने सिर्फ मुसन्निफ़ीन का देखा। हाँ, तो मुसन्निफ़ीन और मुहक्किकीन एक ही थे ना जब अगर रिसर्च पेपर लिखा जा रहा है तो। ने तसनीफ दिया। वाह 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 वाह। देखिए मत मुकाबला करें। मैं मान गया, मैं कायल हो गया कि आप जिन लोगों में उठ बैठ रही हैं उन्होंने आपकी उर्दू को बहुत ज़्यादा तक़वियत बख्श दी है और बड़ी अच्छी उर्दू हो गई है। चलिए अच्छा आगे बताएं। अच्छा जी, अब ये जो है मंसूबा, इस पर 25 साल रिसर्च हुई और इस रिसर्च का निचोड़ जो है वो एक किताब की सूरत में शाया किया गया। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम को लंबी उम्र के लिए वहाँ पर प्रेजेंट की गई ये किताब, और वहाँ पर जो है वो 6 उसूल बताए गए। सही है। और इन 6 उसूलों पर अमल करते हुए आप सेहत और लंबी उम्र का ये तजर्बा कर सकते हैं, और जिसका जो तजर्बा है वो ओकिनावाज करते हैं। ठीक है। अच्छा, ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने जितनी उम्र रखी है वो तो है, लेकिन ये जो 6 चीज़ें हैं वो क्या है। नंबर 1 वो है हारा हिची ब्यू। हारा हिची ब्यू क्या है, इसकी मशक करनी होती है और इसका मतलब ये होता है कि ज़िंदा रहने के लिए खाएं और वर्जिश करें। ये ना हो कि आप खाने के लिए जिंदा रहे। जी, खाने के लिए जिंदा रहें, ये बड़ा मसला है। तो जो ओकिनावाज होते हैं उनका ख्याल ये होता है कि जिस्म जो है वो एक इबादत गाह है, आप उसको आलूदा ना करें अंदर से। तो वो सिगरेट नहीं पीते हैं, 80% पेट भरने पर वो खाना रोक देते हैं। हदीस है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। इतना मत खाओ कि फिर उसके बाद तुम खड़े ना हो सको, थोड़ा सा भूख छोड़ दो अपने अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खाने में जो तनासुब है वो उन्होंने बरकरार रखना है। नंबर 2, मस्बत रहें, पुर उम्मीद रहें, पॉजिटिविटी, और अपने लिए मकसद तलाश करें। इसको जापानीज में कहते हैं एकिगाई। एकिगाई। तो हर इंसान की जिंदगी का कोई ना कोई बड़ा मकसद होना चाहिए, और हमारा रिलीजन भी ये बात कहता है कि आपको जो पैदा किया गया है वो किसी खास मकसद के लिए पैदा किया गया है। यूं नहीं पैदा कर दिया गया कि बस तुम हो और बस तुम्हारा कोई मकसद नहीं है बड़ा। तो हर इंसान की जिंदगी का मकसद है। तीसरी चीज़, जहनी तौर पर मसरूफ रहें। हाँ, और इसको अंग्रेजों ने क्या कहा है, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। बिल्कुल, दिमाग में कुछ रखें काम करने के लिए। बिल्कुल, जो है वो शैतान का कारखाना होता है। दुरुस्त। तो ये तीसरी चीज़ है जिसके ऊपर ये लोग अमल करते हैं। चौथी चीज़ क्या है, एक
मोई जो है वो बेसिकली इसको सामाजिक ग्रुप कहते हैं, उसमें शमूलियत इख्तियार करें, सोशलाइज करें, लोगों से मिले जुले। ये जो एक होता है ना, बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग आप अलग अलग रहते हैं और बिल्कुल जो है वो अलग हो जाते हैं, पता ही नहीं है, बिल्कुल सही है, कम्युनिटी का कुछ पता नहीं। तो लोगों में घुले मिले, सोशल इंटरेक्शन जो है वो बड़ी ज़रूरी है। लोगों से बात करना, राब्ता करना, जुड़ना, उनकी बातें सुनना, मदद करना उनकी, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। 5वीं चीज़, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वक्त के साथ अपने ताल्लुक़ पर दोबारा गौर करेंगे, मेरी ज़िंदगी का वक्त कैसा गुजर रहा है, किन किन कामों में मुझे जो है वो अपना वक्त गुजारना है, तो स्ट्रेस से दूर रहें। और 6ठी चीज़, अपनी रूहानियत पर तवज्जो दें। स्पिरिचुअलिटी बड़ी ज़रूरी है। वही बात फिर मज़हब के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि बस पेट भरे जाओ और काम करे जाओ। वो जो एक स्पिरिचुअलिटी है वो बड़ी ज़रूरी है। अपने मज़हब के साथ, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, उससे ताल्लुक़ आप मजबूत करें। ये 6 रूल बताए गए, इसको कहते हैं ओकिनावा वे। क्या बात है, ये है जी ओकिनावा वे। इस पर अपने अपने तजर्बों की बुनियाद पर, अपने अपने मज़हब की बुनियाद पर, अपने अपने उसूलों की बुनियाद पर अमल करें और खुश रहें, टेंशन ना लें। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो ये थी जी हमारी आज की काम की ओकिनावा वे। अब हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारे प्रोग्राम के सेगमेंट्स के साथ हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले रायन ज़ार की उम्र है 12 साल और उनके जो भाई हैं आइज़िक ज़ार वो हैं तकरीबन कोई 10 साल के, और दोनों कमाल के तबला नवाज़ हैं, या यूँ कहिए कि उनका तबला जो है वो गुफ्तगू करता है और मोहब्बत की ताने सुनाता है। और ये जो मोहब्बत की ताने हैं ये सऊदी अरब भी पहुँची, यूरोपीय मुल्क जर्मनी भी पहुँची। रायन और आइज़िक ने सऊदी अरब के 91 जो कौमी दिन था 23 सितम्बर को, उसमें अरबी में तराना गाया, अरब मुल्क को तोहफ़ा दिया। अब जर्मनी की वहदत के कौमी दिन पर जर्मन तराने की बीट पर तबला बजाया है। दोनों भाइयों ने मगरबी जो आलात मौसीकी हैं उनके साथ साथ तबले की भी परफॉर्मेंस दी है। तो रायन और आइज़िक ये बजाते हैं तबला, गीत भी गाते हैं। दोनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोगों ने इनकी जो तबला नवाजी की जो वीडियो है वो तो देखी ही होगी और आप लोगों ने इनकी गायकी भी सुनी होगी, लेकिन उनसे बातचीत हमने आज करनी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। जबरदस्त। अच्छा, पहले आपके शो पे हमारे ग्रेट जबरदस्त। हम बड़े खुश हैं कि आप लोग हमारे शो पे आए हैं। और पहले जब हम आपको देखते हैं तो लगता है कि आप दोनों जो हैं वो ट्विन्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप दोनों की एजेस में फ़र्क है। हमारी एज तो बहुत 2 साल का फ़र्क है। आई जस्ट टर्न 12 a few days back और ये अभी 10 साल का होने लगा है। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा रायन, आपसे शुरू करते हैं, बारी बारी एक एक से सवाल करेंगे। रायन, व्हाट इज म्यूजिक फॉर यू? क्योंकि आप लोगों ने तो जो तबले की पहली वीडियो जब मैंने आपकी देखी थी तो आप लोगों की उंगलियां हिल रही हैं, झूम रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, आंखों में बातें कर रहे हैं, मतलब पूरे आप लोग खोए हुए थे उस म्यूजिक में। व्हाट इज म्यूजिक फॉर यू? म्यूजिक फॉर अस इज प्रेशियस। आई मीन म्यूजिक के बगैर मेरा ख्याल है कि जिंदगी है ही नहीं, क्योंकि म्यूजिक गिव्स यू द फीलिंग ऑफ अ काइंड ऑफ, मैं आपके जो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट बट देयर इज लाइक दिस थिंग बिहाइंड इट जो इतना आई मीन इट्स हाँ, मतलब अंडरस्टैंड कि ज़ाहिर है वो जो आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल करती है वो चीज़ वो म्यूज़िक है। अच्छा आइज़िक, ये बताएं कि कितनी साल की उम्र से आप लोगों ने म्यूज़िक सीखना शुरू किया और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आप लोग बजा लेते हैं? वैसे तो हम जो इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं तबला, हारमोनियम और पियानो। So जो तबला और पियानो है they are my favorite instruments. वेरी गुड, जबरदस्त। और आपने at the age of 1. हाँ, एट द एज ऑफ 1 जब आप डायपर्स पहनते थे उस वक्त ही आपने शुरू कर दिया था। तो रायन ये ज़रा बताएं, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई डायपर्स में ही शुरू कर दे, म्यूजिक से उसका कनेक्शन बन जाए, कैसे हुआ ये? देखिए मैं इसे करेक्ट करता हूँ आइज़िक को कि पैम्पर में हमने बजाना नहीं शुरू किया मगर हम बैंग करते थे तबला को। हाँ, सो मतलब डैड से फिर इंस्पायर होके वी जस्ट स्टार्टेड टू लर्न हाउ टू प्ले इट एट द
एज ऑफ 5 आई थिंक वी स्टार्टेड टू लर्न ऑल द बीट ताले। अच्छा, और आपके डैड भी म्यूजिशियन है, म्यूजिक बजाते हैं? जी जी। आपके डैड ने से आपने म्यूजिक सीखा है, वो भी म्यूजिशियन है? जी, डैड ने भी तबला सीखा है। वो he started first. We are inspired by him. Yeah, we're inspired by him. वाह जी, जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, अब ये कुछ वीडियो चल रही है But he's जिसमें बड़ा जी 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 बोलें। So our dad is also a doctor. ये नहीं कि वो सिर्फ म्यूजिक बजाते हैं। He's an endocrinologist, हार्मोन स्पेशलिस्ट जो है, और वो वेट लॉस को भी मैनेज कर सकते हैं। वाह, जबरदस्त, बेहतरीन। तो ये मतलब म्यूजिकल डॉक्टर हुए ना ये तो। अच्छा, अब हम जरा कुछ वीडियोस भी देखते हैं। पहले तो हम चलाते हैं जी सऊदी अरब का म्यूजिकल डॉक्टर। हाँ, म्यूजिकल डॉक्टर। तो सऊदी अरब वाला जो तराना आप लोगों ने परफॉर्म किया था, पहले हम जरा उसकी थोड़ी सी वीडियो देखते हैं, झलक दिखाते हैं लोगों को भी। जी दिखाइए। ओके। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आप वो जर्मन वाला भी देख लेते हैं जरा, फिर हम आपसे कहेंगे कि आप इस वक्त तबला तो नहीं लेकर आए हैं, लेकिन वो जो सामने टेबल है आप उस पर परफॉर्म भी कुछ करके दिखाइएगा। तो दिखाएं जी, पहले वो जर्मनी वाली जो वीडियो है वो भी जरा दिखाएं। वाह 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 वाह, क्या बात है, जबरदस्त आ गया भाई देख के, बेहतरीन वाकई। हाँ। अच्छा, आप लोगों की जो इंस्पिरेशन है उसके बारे में भी बताइएगा कि एक तो ज़ाहिर है आप अपने वालिद साहब से इंस्पायर हुए, लेकिन बहुत बड़े बड़े तबला बजाने वाले दुनिया में मौजूद हैं, तो किसी और को आप देखते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं, किसको फॉलो करते हैं? पहले आइज़ैक आप बताएं, फिर रायन आप बताएं। हम तो जिनको हम तबला में फॉलो करते हैं, जैसे जो वीडियोस हम देखते हैं, उस्ताद तारी साहब, उस्ताद जाकिर हुसैन, जाकिर साहब, वाकई क्या बात है, ज़बरदस्त, बड़े नाम दोनों। और जाकिर हुसैन की भी हम बहुत वीडियोस देखते हैं आगे पीछे। हाँ, बिल्कुल। और शौकत हुसैन साहब भी पाकिस्तान के बड़े मशहूर तबला नवाज गुजरे हैं, उनको भी देखिएगा। बहुत से हमने वीडियोस देखी है। उस्ताद कालू, he is like the best, one of the best players I think। बिल्कुल। हाँ, तो इस तबला डिफिकल्ट सीखना अगर किसी ने हो, अगर मैं सीखूं तो मुझे कितना टाइम लगेगा वैसे सीखने में तबला? पोजीशनिंग बहुत लगता है, पोजीशनिंग एंड जो मतलब जैसे जो पोजीशनिंग और जो उसकी मतलब जो आवाज निकालनी होती है, इसमें अभी बहुत लाइफ टाइम आई थिंक लग जाता है। बट इट्स वेरी इजी टू कि वो बीट कैसे हम उठानी है, बीट कैसे प्ले करनी है। एंड बट यू सी यू हैव टू लर्न द पोजीशनिंग। ठीक है, तो आप बताएं ना, दिखा दें जरा करके। कुछ टेबल आपके सामने है, पोजीशनिंग तो उसकी वैसे हो नहीं सकेगी कुछ, लेकिन ये है कि आप अपने हाथ की पोजीशनिंग से हमें बताएं कि बजाएंगे कैसे टेबल। क्या बजा के सुनाएंगे, बताइए। चलो हम ऐसा करते हैं, जर्मन नेशनल एंथम की जो हमने वो बीट बजाई हुई है, जिसका नाम है सितार खानी 3 ताल, वो बजा लेते हैं। सही है। 1 2 3 गो।
वाह वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, ये जो आप लोग जब बजा रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आप लोगों के बाल भी बड़े जबरदस्त तरीके से हिल रहे होते हैं। ये बालों के पीछे क्या राज है? आप लोगों को कहते नहीं है आपके पेरेंट्स के ये बाल कटवाओ, इतने लंबे बाल रखे हुए? मॉम तो बोलती हैं बहुत कि बाल कटवा लो, मगर डैड को बहुत शौक है कि हमारा ही इज नेवर एक्चुअली सीन अस इन लॉन्ग हेयर, सो ही वांट्स टू सी हाउ वी लुक इन लॉन्ग हेयर। बिकॉज जब वो खुद छोटे थे तो उन्होंने भी ही ट्राइड टू कीप लॉन्ग हेयर, उन्होंने पोनी बनाई थी। अच्छा आइजैक रायन, ये बताएं कि आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं? बहुत सी, काफी लड़ाइयाँ हुई हैं कभी कभार। मतलब कभी अगर जैसे वो गन्स होती है ना नर्फ की, समझे, अगर हम उनके साथ खेल लें तो अगर कहीं जोर की मार दी है गन से तो फिर हम बहुत बड़ा झगड़ा सा हो जाता है। अच्छा, नहीं, हम बात कर रहे हैं जब आप लोग म्यूजिक बजा रहे होते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, उस दौरान कुछ होता है? ये वाला तबला मैं बजाऊंगा, वो वाला तुम बजाओ, हाँ ये पीस मैंने सही नहीं बजाया, ये पीस काफी बार हुआ है कि हाँ बहुत बार हुआ है, वो बहुत बार, वो गलतियां तो होती रहती हैं, मगर हम एक दूसरे को बहुत कम, हम डांटते तो है नहीं एक दूसरे को। तो डांटता कौन है आपको, आप लोगों की अम्मी या अब्बू? डांटते तो कोई भी नहीं है। वाह, क्या पेरेंट्स पाए हैं भाई, वाह वाह वाह। हालांकि हम छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को कभी कभी डांटते हैं। अच्छा जबरदस्त भाई, खुश कर दिया आपने हमें ये बात सुनाकर कि आपके पेरेंट्स आपको नहीं डांटते। अच्छा, थोड़ा सा अपनी एजुकेशन के बारे में भी बताइए कि आप लोग किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, क्या आप लोगों के फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं? हमारे जो फेवरेट सब्जेक्ट्स, हम मैथ्स मेरा बहुत फेवरेट है, एक सब्जेक्ट जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं जो न्यू मैंने देखे नहीं होते, वो इंटरेस्टिंग होते हैं। और आगे से फिर साइंस भी, वो एटम्स और पूरा वो जो अब है पीरियोडिक टेबल के बारे में सब कुछ जो बता रहे हैं। मैथ्स और साइंस, इंग्लिश में रीडिंग, और बस ये ही है मेरे। और आप कौन सी क्लास में हैं? नहीं, हिस्ट्री भी और जियो, मेरे सारे फेवरेट हैं, सारे फेवरेट। अच्छा, क्लास कौन सी आपकी, कौन से ग्रेड में है? जी, कौन से ग्रेड में है? कौन से ग्रेड में हूँ? ग्रेड नंबर 7, ग्रेड नंबर 7। ओके, मैं 7 में हूँ और ये 4 में। तो आइजैक आप बताएं, आपके कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको पसंद हैं? मैथ्स, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, मुझे तो सारे पसंद हैं वैसे। एक्सेप्ट उर्दू, उर्दू थोड़ी मुश्किल होती है। अच्छा, तो बड़े होके बनना क्या है आपने? उसकी जो लफ्ज होते हैं ना, हाँ, प्लास्टिक सर्जन। दोनों ने प्लास्टिक सर्जन बनना है। अब जैसे बकरा ईद जब जी अच्छा, अब जब बड़ी ईद होती है और जब हम खेलते हैं जब गाय या बकरे के साथ, तो उसके बाद हमें बड़ा अफसोस होता है कि अब वो बेचारा की कुर्बानी होने लगी है, मगर हमें ना बड़े एक्साइटमेंट में होते हैं कि हम उसके गुर्दे और सब कुछ देखेंगे क्या है उसके अंदर। बिल्कुल सही है, यानी कि मेडिकल साइंस हमें उसकी स्किन देखने का बड़ा मजा आता है और ये वगैरह। हाँ, गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, क्या बात है। हमें मजा आता है देख के कि काऊ के अंदर क्या क्या है। हाँ, तो कोई अच्छी बात है ये तो, आप लोगों के अंदर जो एक वो एक्सप्लोर करने की जो एक क्वालिटी है वो आप लोगों को ज़रूर बहुत आगे लेके जाएगी, अगर किसी इंसान के अंदर सवाल पूछने की और चीज़ों को एक्सप्लोर करने की क्वालिटी हो। ज़बरदस्त। तो फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं म्यूज़िक के हवाले से? म्यूजिक के हवाले से जो हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं, हम म्यूजिक तो हमारा चलता रहेगा। जितने भी फाउंडिंग फादर्स हैं ना ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी कंट्रीज के जितने भी फाउंडिंग फादर्स हैं, उन सबको हम डेडिकेट कर रहे हैं उन नेशनल एंथम्स, उन सब के। सो हम दुनिया के जितने भी नेशनल एंथम्स हैं वो बनाएंगे। क्या बात है, विच इज अ टफ कॉल। हाँ, दैट इज अ टफ कॉल बट येट इंटरेस्टिंग, और अल्लाह करे कि आप लोग इसमें कामयाब हो, बड़े म्यूजिशियंस बने, और पाकिस्तान में जिस तरह नाम था और उसके बाद भी बहुत सारे म्यूजिशियंस और गुलकारों का आया है, वैसा ही आप लोगों का भी नाम बने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे रायन और आइजैक नाजरीन हमारे साथ मौजूद। हमारे जो म्यूजिक जी बोलें।
ओके, अल्लाह हाफिज़। नहीं, आप कुछ कह रहे थे, हम आपको ऐसे जाने मैं आपको बताने लगा था कि जो हमारे जी वो जो हमारे जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं जिन्हें म्यूज़िक कंपोज किया सऊदी अरेबिया का, और जितने भी हैं वो हैं उस्ताद रुस्तम फ़तेह अली खान। ही इज़ लाइक द बेस्ट म्यूज़िक कंपोज़र यू कैन एवर फाइंड एनीवेयर। और जिन्होंने वीडियोस डायरेक्ट किए हैं वो उनका नाम है अस्मा ज़िया। And she is the best director you can find in the whole world, I think. वाह वाह वाह। Now that is the spirit ना, कि आप अपनी पूरी टीम को याद रखते हैं। इंटरव्यू सिर्फ जो है वो रायन और आइजक का था, लेकिन इन लोगों के साथ जिन लोगों ने काम किया है उनका भी जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया रायन, बहुत शुक्रिया आइजक, आप दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिया आप लोगों ने, और इसी तरीके से आप लोग तरक्की करते रहें। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मारो अपनी नफ्स को अपनी मौत से पहले और अपना एहतिसाब करो कबल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। अब ये चीज़ ही हमारे लिए एक ऐसी मशल राह होनी चाहिए कि हम जब किसी से उसका एहतिसाब करने का कहें या उससे कोई सवाल पूछें तो वो ख़ास तौर पर जवाब दे। और ये बात होती है ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडरान के हवाले से। अब नैब उस काम को करने के लिए इदारा है जो कि बनाया गया था, उसके बनाने पे भी बड़े सवाल उठाए जाते हैं, उसके होने पर भी बड़े सवाल उठाए जाते हैं और उसके काम पर भी बड़े सवाल उठाए जाते हैं। तो हमने सोचा कि ये सारे जितने इबाम हैं इनको करें हम एक साइड पे और हम जानें कि ये काम क्या करता है, नैब का इदारा किस किस एम्बिट में किस किस केस पर काम कर सकता है और कौन सी चीज़ जो है वो उसके एम्बिट से बाहर चली जाती है, प्रोसीजर क्या होते हैं। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि नैब वो सिराज दुरानी साहब को गिरफ्तार करने चली गई, लेकिन फिर हुआ ये कि वो उनका तो वारंट ही नहीं था, सर्च वारंट भी नहीं था, अरेस्ट वारंट भी नहीं था, कुछ इस किस्म के भी मामला होते हैं। तो प्रोसीजर क्या है, नैब करता क्या है और कौन कौन से केसेस में नैब दखल अंदाजी कर सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब चौधरी फैसल फरीद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब ठीक ठाक हो? मेहरबानी जी। सर, जो ठीक ठाक आप हैं वो जिनके केसेस नैब में चल रहे होते हैं वो ठीक ठाक नहीं होते, फिर बाद में पता चलता है कि वो नैब ने भी कुछ ठीक ठाक काम नहीं किया था। लेकिन थोड़ा सा हमारे नाजरीन को जरा बुनियादी चीज़ बताएं। हाँ, कि मुशर्रफ साहब ने ये क्या किया था? नहीं, मुशर्रफ साहब से पहले 1997 में मियाँ साहब एहतसाब एक्ट के नाम से ये लेके आए थे। तो बेसिकली तो उन्होंने इनिशिएट किया था। 99 में फिर इसको जब मार्शल गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फिर इसको चेंज किया और फिर मेजर चेंजेस इसमें जो है वो असफंद यार वाली केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रपोज़ की। बेसिकली जो अगर आप देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी तो एक एंटी करप्शन एक्ट है, उसका नंबर है 2 ऑफ 1947। सो जो एंटी करप्शन या एंटी ग्राफ्ट लॉज हैं या कैंपेन है, इट इज़ एज ओल्ड एज पाकिस्तान इटसेल्फ। सही। उसमें ये होता है कि हमारा क्योंकि एक नैब जो है पिछले 20-22 साल से एक इस्टेब्लिश इदारा बन गया है और ये अपने उसकी परफॉर्मेंस की वजह से इसकी कुछ सख्ती जो है वो भी है इन मामलात पे, जिसकी वजह से वो क्रिटिसाइज़ होता है। बेसिकली नैब को एक मैं समझता हूँ कि हैंडीकैप भी देना चाहिए। नैब बुनियादी तौर पे जो प्रोसिक्यूट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, वो वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं। अच्छा। तो वाइट कॉलर क्राइम्स को जब प्रोसिक्यूट किया जाता है तो दुनिया भर में ये एक बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड जो है और कॉम्प्लेक्स किस्म की एक्सरसाइज है। लेकिन उसके बावजूद भी नैब की क्रिटिसिज्म जो है, कोई भी इदारा जो है वो ज़ाहिर है क्योंकि बड़े लोगों पे हाथ डालता है तो फिर उस तरह से अब उसमें मीडिया के भी लोग आते हैं, पॉलिटिक्स भी आती है, बिजनेस भी आती है, ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं फिर उन पर क्रिटिसिज्म नेचुरली फिर ज़्यादा आता है, बिकॉज वो पावरफुल सेगमेंट्स हैं, उनकी लाउड वॉइस होती है। फिर कुछ जगहों पे तो नेचुरली ज़ाहिर है 100% तो कोई भी एजेंसी, दुनिया की कोई एजेंसी जो है वो काम नहीं करती है। लेकिन बाय एंड लार्ज जितनी रिकवरीज नैब ने इफेक्ट की हैं पिछले 5-7 सालों में तो काफ़ी ज़्यादा की हैं, बिकॉज गवर्नमेंट का भी एक एंटी करप्शन नैरेटिव था अपना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आया, इससे पहले वो इतना नहीं था। पॉलिटिकली जो केसेस बनाए गए हैं, जैसे हम देखते हैं कि मियाँ साहब के अगेंस्ट जो अक्सर केस है वो पीपल्स पार्टी दौर में बनाए गए जी। पीपल्स पार्टी दौर में जो है वो नवाज शरीफ दौर में पीपल्स पार्टी के खिलाफ गए, बेनजीर भुट्टो साहब को जिस तरह से आपने दोनों के खिलाफ बना दिए, पीटीआई ने दोनों ही के खिलाफ बना दिए। वो पीटीआई तो देखिए वो थर्ड पार्टी इमर्ज हुई, जब थर्ड पार्टी आएगी और वो पीछे जो 15-20 साल से देखिए पीटीआई का जो नैरेटिव है लोगों ने एक्सेप्ट किया था
ये 18 में जो एंटी करप्शन का जो नैरेटिव था इमरान खान साहब का, इस पे वोट मिले हैं उनको, और उसको बड़ी मदद पनामा से भी मिली थी। लेकिन पनामा को मैं बात में क्यों लेके आई दरमियान में कि बाहर से जब कोई चीज़ आती है, मिसाल के तौर पे जुल्फी बुखारी और रेहाम खान का केस ले लें, या अली डार साहब का भी जो केस है वो भी एक पाकिस्तानी चैनल के खिलाफ वो जीत गए हैं इंग्लैंड में, तो वहाँ की अदालत पे कभी किसी ने नहीं कहा, रेहाम खान साहिबा ने नहीं कहा कि ये जज बिकाऊ था, या ये जो जज है ये ऐसा है, या ये मिले हुए थे, जुल्फी बुखारी ने पैसा चलाया वगैरह वगैरह। एतमाद है वहाँ पे अदालत या इदारे के ऊपर। नैब एज ए इदारा खुद को स्टैंड आउट उस तरह से नहीं कर सका कि भाई फैसल साहब के खिलाफ शिफा ने दरख्वास्त दी है, या शिफा के खिलाफ फैसल साहब ने दी है, तो शिफा को सजा हो गई, अब शिफा कहे कि हाँ भाई मेरी शायद गलती थी तो मैं माजरत करती हूँ। ये एज ए इदारा क्यों नहीं उभर के सामने आया? इसमें देखिए, एक सोशल ट्रेंडिंग्स होती हैं। अच्छा। हमारे यहाँ पे शिकस्त को मानने का या अपने खिलाफ जो चीज़ को मानने का हौसला नहीं है। जो इंग्लैंड की आप कोर्ट्स की बात करें, इंग्लिश कोर्ट्स जो है वो स्टैंड आउट करती हैं पिछले कई 100 सालों से अपने इंसाफ की वजह से, अपने सिस्टम की वजह से। यहाँ पे अदालतों को प्रॉब्लम है। मैं आई मस्ट से कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं, बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। हमारे प्रोसीजर जो है वो अभी तक वही हैं जो अंग्रेज़ दौर के बने हैं। उनको हम कभी पट्टी इधर से निकाल के उसका कर देते, बैंडेज कर रहे हैं हम उसकी। हमारे मुआशरे में जो लॉज बनाए जाते हैं, मैं देखता हूँ, जो मेरा ज़ाती ख्याल है, बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ एडवोकेट, यहाँ पे फैंसी लेजिस्लेशन भी बहुत है, और जो लेजिस्लेशन है उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी बड़ी कम है। जैसे आपने अभी एक इंटरव्यू में कहा कि सिराज दुरानी साहब के घर पे गए, तो आईओ शुड नो कि भाई आप कैसे काम करेंगे। अब मसला ये है कि जब जिसके खिलाफ आप केस करते हैं, ये मुझे बताएं, आईओ भर्ती कैसे होता है? आईओ भर्ती होते हैं, इनका एक अपना प्रोसीजर है, नैब एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसमें आते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि जब एक मुखालिफ वकील जो है वो एक बहुत आला अरफा दिमाग हो, वो उसकी प्रोसिक्यूशन की नैब के ऊपर भी बहुत उंगलियां उठती हैं। और इसलिए उठती हैं, एक तो हमारा जो प्रोसीजर है जिसको अभी ये ऑर्डिनेंस में काफ़ी हद तक कवर करने की कोशिश की गई है, उसमें भी 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको ठीक होना चाहिए। यानी बेल का आपने ट्रायल कोर्ट को इख्तियार दे दिया, लेकिन ये कह दिया जो आप पे इल्ज़ाम होगा तो उसके मुताबिक बेल देंगे, दैट मीन्स कि आप बेल नहीं देंगे। तो ये इसको अमेंड करने की प्रॉब्लम था। यहाँ पे चार्ज फ्रेम करने की बात है, यहाँ पे आराम से हमारे जो सबसे आसान बात है कि चार्ज फ्रेम इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज नहीं होता। उसकी वजह है, बिल्कुल वजह है, लेकिन जो ग्राफ्ट केसेस में है, फिर यहाँ पे प्रोसीजर लैप्सेस जो हैं, हमारे लॉ की जो हैं प्रॉब्लम्स हैं, उसको फिर जो मुल्ज़मान के वकील हैं वो उनकी प्रोसिक्यूशन टीम्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से करती हैं। लेकिन यहाँ तो प्रोसीजर का भी तो फ्लॉ है ना। फॉर एग्जांपल, अब अगर एक आईओ जो है वो गया है एक काम करने के लिए, तो उसे ही अगर अपने प्रोसीजर का नहीं पता, या उसने ही वो जो जिम्मेदारियां हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं की, तो फिर इसमें कसूर किसका? मसला ये है कि यहाँ पे फॉर एंटी टेररिज्म एक्ट है, उसमें भी और हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी नाक़िस तफ्तीश की सजा है, हुई आज तक मैंने नहीं देखा। मैंने नहीं देखा है, मैं ट्रायल का वकील हूँ, कि किसी तफ्तीशी को इस बिना के ऊपर अदालत में या उसके इदारे ने कहा होगा कि भाई तुमने नाक़िस तफ्तीश की है तो उसको जो है कंडेम किया गया हो या उसकी इसको सज़ा दी गई हो। ज़ाहिर है, तो वो एक फिर उसमें ये प्रॉब्लम आ जाता है कि जी ये अगर इस तरह से होना शुरू हुआ तो हमारा नहीं होगी, लोग ये वो नहीं होती। अभी तक जो टेक्नोलॉजी है वो अभी थोड़ी थोड़ी इंट्रोड्यूस होना शुरू हुई है हमारे जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के मामलात में। लेकिन ओवरऑल गिविंग ऑल द एक ड्रॉबैक्स जो हैं, उसमें अगर नैब की कारकर्दगी को आप फेयरली एनालिसिस करें तो नैब की कारकर्दगी बुरी नहीं है, लेकिन उसकी बुरी और अच्छी का जो कंट्रोवर्शियल ना हो बस, लेकिन कंट्रोवर्शियल तो जिसके बारे में सजा होगी वो बना देगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो पैमाना है, बुनियादी पैमाना क्या है कि आपने एक केस का आगाज़ किया, वो केस की इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके अंदर ट्रायल हुआ और फिर वो अपने अंजाम को पहुंचा, या तो बरी हो गया शख्स या फिर उसको सज़ा हुई। ये जो बरी और सज़ा वाला मामला ये नहीं आ रहा होता, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह सर ये है कि उसकी प्रोसिक्यूशन की खामियां हैं। अब प्रोसिक्यूशन डिपेंड करती है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। ये जो रिफॉर्म्स होती हैं, ये रिफॉर्म्स हमने रिफॉर्म्स लगा दिया है नाम सिर्फ एडजुडिकेशन का यानी अदालत का। अदालत के साथ साथ जब तक आप ये इन्वेस्टिगेशन में नहीं लाएंगे, प्रोसिक्यूशन में नहीं लाएंगे, तब तक ये मामलात होने के नहीं हैं। फिर नैब में क्योंकि एक बहुत, मैंने जैसे कहा कि वाइट कॉलर क्राइम्स हैं, तो उनके को ये पावर हासिल है कि वो पकड़ लेते हैं। सही। और पकड़ने के बाद फिर बहुत लंबे रिमांड है, और क्योंकि अपरेंटली किसकी जो प्रोसीजर है वो बहुत सख्त है,
तो उसका भी एक जो है आउटबर्स्ट ज़्यादा होता है, आउट क्राई बहुत होता है, लोग बहुत ज़्यादा शोर जो करते हैं। जैसे मैंने कहा, पैसे वाले लोग हैं या इन्फ्लुएंशियल लोग हैं या जिनकी अपनी ज़ाती या पार्टी की हैसियत बहुत होती है, हाँ। तो वो शोर करते हैं। तो इससे असल मामला जो है वो पीछे रह जाता है और ये चीज़ें जो ज़्यादती का आंसर है उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। वेयरएज आप देखें कि जो आपने अभी कहा कि सजाएं क्यों नहीं आती, तो इससे तो फिर जजेस को भी पूछना होगा। जजेस कहते हैं कि जी आपकी इन्वेस्टिगेशन फ्लॉड होगी तो हम सजाएं कैसे देंगे, वो बात उनकी भी ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस चाहिए जज को। प्रोसिक्यूशन इज डिपेंडेंट अपॉन इन्वेस्टिगेशन and adjudication is dependent upon these two limbs. और फिर वो जो डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस वही जो आगा साहब की बात हो रही थी कि भाई वो बाहर बैठे हुए हैं और गिरफ्तार नहीं हो रहा, कई घंटे जी वो बैठे रहे। मेरे घर पे अगर मुझे गिरफ्तार करने आते तो इसी तरह होता। देखिए इशू ये है कि ये जैसे सियासी लोगों को इस बात पे मैं बहुत कॉशियस हूँ ये बात करते हुए। सियासी लोगों को आप नोटिस भी इशू कर दें तो उनकी बहुत हर्जा सराई होती है। लिहाजा इन केसेस को, चाहे वो सिराज दुरानी हो, चाहे वो पीटीआई के अलीम खान साहब हों, बाबर अमान साहब हों, उन्होंने भी तो बेचारों ने सब्तान खान साहब ने भी भुगता है, या कुछ लोग दूसरे पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। जब ये आप मामलात रहते हैं तो इसमें नैब को कॉशियस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उनकी पब्लिक जो हर्जा सराई है वो ज़्यादा होती है। सिराज दुरानी साहब का तो खैर मामला वो जो कि रिसेंट है इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ये भी नहीं कि टारगेटेड गुफ्तगू नहीं है। कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिसमें ये जो नैब का नहीं, इसी तरह था ना, वो हमजा शहबाज को भी गिरफ्तार करने गए थे तो वो अंदर घर में बैठे हैं, बाहर उनके बैठ गए हैं जाके। नहीं, अभी नैब के ऊपर अटैक हो जाती है तो वो क्या करें। अब ये भी तो देखिए कि पुलिस वालों को भी मार दिया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट किसी पार्टी को बुलाई, वो इंटे उठा के उन्होंने मारे। एक मौलाना साहब है, बहुत बड़ी पार्टी के लीडर है, उन्होंने कहा कि मैं फाड़ूंगा, आए मुझे गिरफ्तार करें। तो ये प्रॉब्लम नैब को भी तो फिर इसमें कुछ आइज दें, आखिर वो ह्यूमन बीइंग है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये सारी चीजें नहीं है कि आसमान से उतरे हैं गनर्स हैं और ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो पुलिस के साथ भी होता है ना, पुलिस को भी मार दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे शहीद हैं पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं मुख्तलिफ केसेस की, वो मर जाते हैं। आयान अली वाला तो याद ही होगा आपको। इसको स्ट्रेंथ किसने करना है? पार्लियामेंट ने। स्ट्रेंथन कैसे भाई? पार्लियामेंट तो कह देगी ये ना करो, लेकिन वो जो बंदा अयान अली का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो वो उसको फिर क्या कैसे जो है वो हर को प्रोटेक्ट करे। अयान अली ना मैंने कभी इंटरेस्ट लिया जो नहीं सर, बड़ा केस था, पैसे बाहर जा रहे थे, पैसों का केस था। मतलब अब आप ऐसा कहेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? नहीं, आप वहाँ जाएंगे जहाँ मेरे केसेस होंगे। फिर सही। आप मुझे क्यों हर केस? आपका भी वाइट कॉलर है। नहीं, मैं तो खैर ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर हूँ, आई एम डूइंग सम केसेस ऑफ नैब। सही, मैं नैब के साथ पूरे लेकिन रिकमेंडेशन, लेकिन हाँ ये है कि बतौर वकील, बतौर लॉयर we see what is wrong, what is right. बिल्कुल। तो इसमें नैब जैसी जो है एजेंसी, एक हमारे यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। जैसे मैं आपको बताऊँ तो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस मुशर्रफ साहब जो लेकर आए थे, वो फैबुलस ऑर्डिनेंस, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बाद में शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने उसको उड़ा दिया। उसके बाद से आज तक लॉज जितने भी आए वो फ्लॉट है। पैसे पाकिस्तान से सूबों को चले जाते हैं, फेडरेशन से, सुबह से नीचे डिस्ट्रिक्ट में जाते नहीं है। तब तक इसको एड्रेस उसमें था, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको इम्प्रूव करना था। सही, नैब में भी है, जैसे इम्प्रूवमेंट आई है। अब उस पर बैठ के आप पार्लियामान में गुफ्तगू कीजिए ताकि लॉज बने। ठीक है, लॉयर्स का, नैब का, सुप्रीम कोर्ट का समेत तमाम कोर्ट्स का काम है पार्लियामान के जो लॉज हैं उनको अमल दरामद करना। लॉ वहां से आएगा। अगर वहां से कोई कानून में कोई हुक्म है तो फिर ये सूबाई असेंबली और पार्लियामेंट का ही कसूर है। चाहे उसको आप बाय हुक करते हैं, बाय क्रुक करते हैं, बाय ऑर्डिनेंस करते हैं, आजकल करते हैं, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये प्राइमरीली ड्यूटी है पार्लियामेंट की कि वो अच्छी लेजिस्लेशन लेके आए, आपके और हमारे जो मसाइल हैं, जो सिस्टम के मसाइल हैं, उनको इम्प्रूव करें, उनको दूर करें। इसके लिए पार्लियामेंट में डिबेट्स होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही हैं, दोनों साइडों से नहीं हो रही हैं। पार्लियामेंट में आई हैव नो कैवल इन सेइंग कि दोनों साइडों से, न गवर्नमेंट न अपोजिशन, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आई है लीगल साइड के ऊपर। जो आई है वो बहुत ही भोंडे तरीके से आई है। फरूक नसीम साहब का काम वैसे कैसा है आपको लगता है? फरूक साहब बहुत काम कर रहे हैं, काबिल तो बड़े हैं। फरूक साहब बहुत काबिल आदमी है, और फरूक साहब क्योंकि एक नीचे से वकील गए हैं, उनको ये मामलात की समझ है। लेकिन फरूक साहब अकेले नहीं हैं, सेनेट और कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियाँ हैं, ये एक हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में मेंबर पार्लियामेंट, बिल्कुल, और इनका काम गलियां नालियां सड़कों का के अलावा लेजिस्लेशन करना है, वही है, सिस्टम ठीक करना है, जिस पर तवज्जो देने की जरूरत है। नैब में भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन नैब को जिस तरह से
झाड़ा जाता है या जिस तरह से पुशबैक किया जाता है, मैं समझता हूँ ये उनके साथ ज्यादा है। वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इदारे के तौर पे पेश किया जाता है, उसे बहुत काम किया है। कुछ केसेस को लेके हम जो है उनको भी तनकीद करते हैं, लेकिन नैब का ओवरऑल काम जो है मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला, और अल्लाह करे कि आपका इदारा नैब और हमारा भी इदारा नैब जो है वो मजीद मजबूत तर ना उठा ले नैब वाले कि तुम हमारे बारे में ऐसी गुफ्तगूएं कर रहे हो। सर इस पे तो कोई कंटेम्प्ट नहीं है, मैं हूँ आपको। आप हैं, अच्छा बस ठीक है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर। लेकिन वकील महंगे भी तो होते हैं, ये भी तो हमारा मसला है, हम तो गरीब आदमी थोड़ी मुकम्मल। मैं तो होता ही अमीरों का वकील हूँ, आप जैसे अमीरों का वकील। अल्लाह ताला जब हमें अमीर करे, बिल्कुल आमीन आमीन। थैंक यू, आपको मजीद अमीर करे, आमीन। चले ये भी ठीक है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, आज तुर्की का यौम जमहूरिया है, जिसको कि तुर्की ज़बान में जमहूरिया बायराम भी कहते हैं, और आज ही के दिन जो है करीब एक सदी पहले 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की की ग्रैंड नेशनल असम्बली ने इस मुल्क को जमहूरिया करार दिया था, और खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा इक़्तिदार में आए थे, जिसके बाद मुल्क में जमहूरियत, जदीद नज़रिया और हुकूक इंसानी को फ़रोग़ देने के लिए कोशिशें शुरू हुई थी। और ये हम नहीं कह सकते कि उससे पहले जो है वो जदीद नज़रिया या जो है वो इंसानी हुकूक नहीं थे, लेकिन उसके बाद ज्यादा नुमाया तरीके से ये चीज सामने आई। अच्छा, एक और चीज जो हमने अपने इस जदीद दौर में देखी वो ये था कि वजीर आज़म इमरान खान साहब ने जब दौर अहद इक़्तिदार जब वो आए, अपनी कुर्सी पर विराजमान हुए, तो उसके बाद पाकिस्तान और तुर्की के जो रिलेशंस हैं उनमें एक नुमाया जो है कुर्बत हमें नजर आई। सदर अर्दोगान जो है पाकिस्तान के दौरे पर आए, फिर वजीर आज़म इमरान खान साहब तुर्की गए। इर्तुगरुल ड्रामा हमारे यहाँ इंतहाई पॉपुलर है उसके हवाले से, और ये सब चीज़ें हमने रिसेंट टाइम्स में देखी हैं। इससे पहले भी तुर्की और पाकिस्तान के रिलेशंस बड़े अच्छे थे, लेकिन एक नई जहत जिसको कहेंगे, एक नई रूप फूंकी तो वो इस दौर में हुई। हमारे साथ मौजूद हैं आज तुर्किश रिपब्लिक डे, जमहूरिया बायराम के दिन, टर्किश एम्बेसडर टू पाकिस्तान मिस्टर एम्बेसडर मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाउ आर यू हिज एक्सीलेंसी? आई एम फाइन, वेरी एक्साइटेड टुडे, दिस इज अ बिग डे फॉर अस, and congratulations on the Republic Day. So kind, thank you very much. Okay, so can you tell us about what exactly does this Republic Day mean for the Turkish nation? You know, after the First World War, the Ottoman Empire had gone through a very difficult time. And during this very difficult time, Mustafa Kemal Pasha, together with his followers, came up with a struggle, which then found itself as a nationwide, national struggle against the invaders and, you know, big powers of that time. So at the end of the day, they were victorious, and in 1923, the parliament, which guided and, you know, conducted this struggle, national struggle, under the leadership of Mustafa Kemal Pasha, proclaimed the republic, which from that time on, for 98 years now, we are living through. Right, right. So, Mr. Ambassador, we were talking about the relationship between Turkey and Pakistan, and we have had this special relationship for years now. It is not something new, but we have seen that there is a new phase that has just started. After the leadership of President Erdogan and Prime Minister Imran Khan. How do you see these relations entering into a new phase of friendship? Well, the unique part of Turkish-Pakistani relationship is it's not a relationship, because for it being a relationship, by definition, it needs two parties and there needs to be a distance, you know? Okay. In our part, in our case, we do not have that distance. So it is like a bond more than a relationship. So in this Turkish-Pakistani bond, the strongest aspect of this bond is the people-to-people relationship. So from day one until now, whoever is in power, either in Turkey or in Pakistan, that bond has grown ever stronger. And in case of this present administrations in both in Turkey and Pakistan, I should say, alhamdulillah, now there is a new impetus and a new, emphasis for further deepening this relationship.
And under the leadership of President Erdogan and Prime Minister Imran Khan Sahab here in Pakistan, what we are looking is, you know, finding new ways and means how to make this bond and this friendship even stronger and even bigger. So what are the domains in which these two countries are working together? Well, it is, I mean, it is all walks of life, I should say, because as I said, you know, the ground basis of this relationship, this bond is the people. Yes. So the people-to-people relationship, it covers all aspects. You know, it's the cultural exchanges, educational, you know, cooperation, commercial cooperation, investment, economic information exchanges, defense industry. So it is a, you know, we have a large palette, we have a large spectrum of issues positively which are on the table for both countries. And if we talk about the Muslim Ummah, Turkey is seen as a very important position holder in this Muslim Ummah. And when it comes to Pakistan and Turkish relationships, there are specific several projects that are going on. Can you tell us about them also? Well, for the larger good of the, you know, Muslim population, Muslim Ummah, it is, I feel very, you know, happy to note that Turkey and Pakistan are the two countries who are always, you know, in the forefront, emphasizing this, you know, the importance of this togetherness, the unification of the Ummah, the unity. Because I mean, the more united, the more stronger. This is the case, and for that to happen, some countries, you know, need to take the burden and have the lead. And our leaders, they are of character that they like to lead from the front, not from the behind, you know. So both of them actually. Both of them, yeah. So this is where we are, and we believe that it is high time that all important Muslim countries, actually all countries, all OIC countries, all Muslim population countries, we should come up with, you know, stronger voices about what's going on in various places around the world. You know, the Islamophobia, the other, you know, harassment issues, or, you know, terrorist killings, you know, aiming at, you know, Muslim prayers or Muslim communities. So there is a problem, there is an issue there, and the best way to, you know, tackle that issue is, you know, to come up and, you know, grow and strengthen our voices. Exactly. Right. So now, one very important thing that I would want to, you know, take this conversation into, there are so many people who are going to Turkey these days. Yeah. 3 of my cousins are studying in Turkey. Wow. 2 in Istanbul and 1 in Izmir. What is so attractive about Turkey, and for those people... Apart from Bosphorus. Yes. And Ertugrul. And Ertugrul. But there are so many people who want to go to Turkey. So, what would you tell them about Turkey? What I can tell them, or let me start with your first question, I mean, what is the point of attraction? Yes. The point of attraction, I believe, starts at the airport. You know, when you go there to the, you know, police officer with your Pakistani passport and show it to him, her, whoever, I mean, the reaction you will get is not a negative one. He will just, you know, welcome you. He will even remind you of those, you know, good old songs which are which were and still are very popular in Turkey, like Jive Jive Pakistan and all those stuff. So what will you have in the airport will be a very positive atmosphere to start with. And then, you know, the cultural proximity of the two countries, you will feel quite at home when you are in Pakistan. I have one criticism for Pakistani tourists. I mean, half jokingly, I can say that please discover more about Turkey. Turkey is not only about Istanbul or Bosphorus or kebabs or, you know, the mosques. Yes. It is, you know, it's a wide range of entertainment, culture, history you can find in each and every piece of Turkey, in each and every province. For example, why not go to Konya? Okay. Visit Hazret Mevlana Rumi. Why not very close by to Konya? Visit Cappadocia. That's a very unique, you know, geographical formation.
What part of Turkey are you from? I am from an area very close to Cappadocia. I am from Kayseri. Okay. Which is very famous for bright and, you know, very enthusiastic commercial people. Okay. Right. So it's a business hub kind of a place. It's a business hub in the center of Anatolia. Yes. And how have you spent your time here in Pakistan? Well, what are the similarities other than people loving Ertugrul? What is it that you like about Pakistan? The thing I like about Pakistan is, you know, like when you feel when you go to Turkey, it's almost the same. The identical feelings I have, you know. Whenever I go and, you know, walk around, it's like my own country. I feel at home. So this is the most attractive part. The second one is people are very much enthusiastic about national causes, the you know the feelings which give them pride and, you know, honor. For example, I have a small story. When I was attending an event, the electricity has gone, and we were just about to, you know, listen to the Pakistani national anthem. So the electricity was not there, and people, regardless of that, they started to sing. Yes, singing the, you know, national anthem. That's very close to us, you know. We all do the same. I mean, for us, the flag, the national anthem, these are very dear things to our hearts. And of course, I mean, I eat paratha. I enjoy joshanda. You know, these are part of my daily routine. How good have you found good kebabs in Pakistan? I try hard. Or do you miss it? I try hard, but you know, apart from kebab, you have a wonderful cuisine. I mean, you have dal, you have the other, you know, pilaus, every type of pilau. I should be honest, you know. We are more into this sticky rice back in Turkey, but here you have a variety with basmati rice and all those stuff. I enjoy it, but I should be very careful because, I mean, being an ambassador, I have, you know, functions outside, attending here. You don't want to gain weight? I should be very mindful, you know, not go deep into my plate. So exactly. That's the downside of it. Okay. Finally, where do you see this relationship going, Pakistan and Turkey? How do you see them moving forward? For the Turkish-Pakistan relationship, the sky is the limit. What I mean saying that is that, you know, lots of avenues that we still need to discover. For example, we need to take the trade volume to a much higher level. Nowadays, this year, inshallah, we will be again reaching to $1 billion you know, threshold. But, you know, given the sizes of the two countries, 1 billion is next to nothing. You know, so we should be as ambitious as our leaders, and, you know, first target the $5 billion trade and more. You know, secondly, we alhamdulillah have a good pace with the defense industry cooperation, so we can take it to higher levels because both countries they have something to learn from each other, and you know, they have something to present to each other in the area of defense industry. Cultural exchanges, we should be, you know, putting more emphasis on that. Education, now Turkey is, you know, growing to be as you mentioned, an educational hub in the region. So we are attracting so many young talents, young brains to Turkey. We should be promoting those facilities more in Pakistan, so that more and more Pakistani youth might find themselves in Turkey for educational reasons, because mashallah, your population is now what, 65%, you know, under 30. Prices of youth. That's a huge potential. I mean, not only for Pakistan, but for the friendly countries like Turkey also. So, I mean, you name it, we can do a lot of things on a lot of issues. We heard that there is a lot of media collaboration also going on. Media also, I mean, starting with, you know, Ertugrul drama, and going way, you know, before also. Ertugrul was not the first one, as you know better than myself.
There are more to come. There are some producers on respective countries working together to come up with some new dramas, you know, epicentering some historical characters, right, like Saladin and the others. So we will see more, and inshallah we will take this relationship higher. Inshallah. Thank you, Your Excellency. It was an honor for us. My pleasure. That you came to the show. वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं. Stay with us. वेलकम बैक. सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद. अब जरा कुछ बात करते हैं फिल्म की, सिनेमा की. अच्छा, एक तो वो फिल्में होती हैं जो बड़ी फिल्में होती हैं, मतलब बड़ी से मतलब कमर्शियल, जिनकी बड़ी फिल्में और कमर्शियल बहुत होती है. हाँ, और वो सिनेमा में आपको लगती है. फिर एक अलग से जॉनरा है जो कि है शॉर्ट फिल्म्स का. और शॉर्ट फिल्म्स की खास बात यह है कि बड़ी ज़बरदस्त यूनिक कहानियाँ होती हैं, छोटी सी कहानियाँ होती हैं और आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं. तो आज हमने ये जो सेगमेंट सजाया है ये एक ऐसी ही शॉर्ट फिल्म के बारे में है, और इस शॉर्ट फिल्म का नाम है अनमास्किंग. इसका ट्रेलर देखते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं. सर, ये अपनी कंपनी का आखिरी शख्स रह गया जिसने अभी तक कोरोना का वैक्सीन नहीं लगाया. वैक्सीन शॉट से या पिस्टल शॉट से? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं. वाह डॉक्टर साहब, वाह. अनमास्किंग नाजरीन, जैसा कि थीम से जाहिर हो रहा है कि कोविड के हवाले से बनी हुई है, और इस फिल्म को जो है अवार्ड्स मिले हैं, यानी कि ये विनर है बेस्ट फॉरेन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में. वर्ल्ड फिल्म कार्निवल सिंगापुर में हुआ था उसमें, और बाकी भी हम देखते हैं. अच्छा, इंटरनेशनल इंडो फ्रेंच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी ये फिल्म गई है, फिर इंडिया भी गई है. 2 अवार्ड्स बेसिकली इस फिल्म ने जीते हैं. और कौन है वैसे हमारे साथ? हमारे साथ है जी खालिद हसन खान साहब, जो कि एक अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर हैं. कराची से इनका ताल्लुक है. इस फिल्म को इन्होंने बनाया है, और इनकी जो डेब्यू फिल्म थी HOTAL होटल, उसको 2 अवार्ड्स मिले थे दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2014 में. इसके अलावा उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं वो लियारी के हवाले से जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी. आयरन स्लेव्स के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री थी जो कि गडानी में जो शिप ब्रेकिंग होती है उसके हवाले से थी. फिर इंडस डेल्टा के मैंग्रोव्स के ऊपर इन्होंने फिल्म्स बनाई है. बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं जो कि बड़ी ज़बरदस्त थीम्स के ऊपर इन्होंने बनाई हैं. खालिद हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब. अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया आपका सुबह से आगे में मदऊ करने के लिए. बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया. सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको देंगे. अनमास्किंग ने भी अवार्ड जो हैं वो घर ले आई है, लेकिन अनमास्किंग का अगर थीम ज़रा लोगों के लिए एक्सप्लेन करें, और फिर ये भी बताइएगा कि जितने अवार्ड्स हमने बताए हैं उतने ही जीते हैं या उससे ज़्यादा भी जीत के आने वाला है ये फिल्म. देखिए, अनमास्किंग जो है एक कोविड-19 वैक्सीन हेजिटेशन के मौजू पे फ़िल्म बनी है, मगर ये दुनिया के जिस फेस्टिवल में भी गई है वहाँ पे इसने सबसे बड़ी जो कैटेगरी होती है, मेन कैटेगरी जो कहलाती है बेस्ट फ़िल्म की. आजकल ये हो गया है फेस्टिवल्स में कि कोविड-19 की कैटेगरी अलग है, यानी वहाँ पे आपकी उसको वो लॉकडाउन कैटेगरी कहते हैं, पेंडेमिक या कोरोना वायरस से मुतालिक फिल्में उसमें भी आप सबमिट कर सकते हैं. हम जिस फेस्टिवल में भी गए हम मेन कैटेगरी में गए हैं, और हर फिल्म फेस्टिवल में हमने जो है अपना जो कंपटीशन हमारा रहा है वो मेन कैटेगरी में रहा है. थोड़ा सा प्लॉट के बारे में बताएं, थोड़ा ये बताएं कि ये कहानी लिखी किसने थी. जी, वो मैं आपको ये बताऊं कि ये कहानी मैंने ही लिखी थी, और ये इसका स्क्रीन प्ले भी मेरा है और डायरेक्शन भी मेरी है. ये कहानी जो है एक इसका अगर हम आपको एक जैसे लॉग लाइन कहते हैं तो वो ऐसा है कि एक डॉक्टर है जो मरना नहीं चाहता, और एक मरीज़ है या उसके पास एक विज़िटर आता है जो जीना चाहता है. ठीक है. अच्छा, तो ये एक ड्रामा है वैसे देखा जाए, और इसमें सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री और ब्लैक ह्यूमर सब शामिल है. तो ये उसकी हेजिटेंसी के हवाले से कोरोना वायरस की कि किस तरह वो पेशेंट उसको कॉन्फ्रंट करता है डॉक्टर को आके, और डॉक्टर जो है वहाँ पे वो भी बड़ा एक न्यूरोटिक किस्म का डॉक्टर है, और पेशेंट जो है उसका साइकोटिक है. तो ये उन दोनों की एक केमिस्ट्री इसमें दिखाई गई है, और ये 15 मिनट और तकरीबन 40 सेकंड की फ़िल्म है.
अच्छा, इस फिल्म को बनाने के पीछे आपके जहन में ख्याल कैसे आया, क्या तहरीक थी? क्योंकि ज़ाहिर है कोविड की डिबेट तो चल ही रही थी और वैक्सीन दुनिया भर में आई, फिर उस वैक्सीन के खिलाफ मुजाहरे भी शुरू हुए, लोगों ने शुकूक का इजहार भी किया और बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने वो वैक्सीन लगवाई भी। तो आपको किस चीज़ ने ट्रिगर किया था? देखिए, इसमें यह हुआ कि बहुत से यहाँ पे आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे इस तरह की फ़ेक न्यूज़ चलने लगी और लोगों को काफ़ी एक बताया गया कि इसके लगाने के मुज़मरात ज़्यादा हैं। तो उसको सोच के इस फिल्म को बनाया गया है कि लोगों को एक अवेयरनेस मिले। अच्छा, हमारा कोई इरादा नहीं था इसको हम किसी भी इंटरनेशनल फेस्टिवल में लेके जाएं। हमारी कोशिश ये थी कि इसको पाकिस्तान में ही कहीं स्क्रीनिंग करेंगे। तो उसमें यह है कि हमने उन सारी जो भी इस तरह की अफवाहें थीं उनकी हमने तरदीद भी की है और एक पॉजिटिव उसमें एक मैसेज भी एम्बेड किया है। मगर ये फ़िल्म आप देखें, ये वो वाली फ़िल्म है कि ये कोई फ़िल्म ऐसी फ़िल्म नहीं देखना चाहता, क्योंकि इस तरह का माहौल है कि लोग कोरोना से मुताल्लिक बात नहीं सुनना चाहते। मगर जिस फेस्टिवल में भी ये फ़िल्म गई है वहाँ पे ये मेन कैटेगरी में गई है। ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैंने जो नोट की वो ये कि जो ट्रेलर भी चल रहा है सामने और जो कास्ट के नाम हमारे सामने आए हैं, दानिश तलाल और अली खान साहब, इस फिल्म के अंदर कोई खातून नहीं थी क्या? वो हमारी एक खातून उस फिल्म में थी, मगर वो अनफॉर्चुनेटली उस दिन आ ना सकी। ये फ़िल्म जो है, आपको बताऊं कि ये 15 मिनट की फ़िल्म जो है कम अज़ कम ये बनती है 3 से 5 दिन में। बिल्कुल। हमने ये फ़िल्म सिर्फ 3.5 घंटे में शूट की है। और उसके बाद ये कि इसमें हमने कोई जिसकी आपको अगर प्रोडक्शन के हवाले से बताऊं कि हमने कोई लाइट यूज़ नहीं की, हमने इसमें कोई ट्राईपॉड यूज़ नहीं किया, हमने इसमें कोई ऐसा डीपी हमारे पास नहीं था और हमारे अदाकार भी आप देख लें सब अननोन हैं। तो अब आपका अगला काम कौन सा है खालिद साहब? अगला प्रोजेक्ट आपका कौन सा है जिस पे काम कर रहे हैं, जो आपके माइंड में है? देखें, अभी तो हम इस फिल्म फेस्टिवल के सर्किट में मौजूद हैं और हमने अब तक जो है, मैं आपको जैसे बता रहा था कि अवार्ड्स का कि हमें चेन्नई से मरुधाम इंडी फिल्म फेस्टिवल से 2 अवार्ड्स मिले हैं, हमें गोल्डन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से एक अवार्ड मिला है, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार से। तो हमारे पास 8 अवार्ड हैं, जिसमें से 6 हमारे पास इंडिया से हैं। तो ये फिल्म फेस्टिवल सर्किट में अभी मौजूद है। इसके अलावा अभी हम एक फीचर फिल्म पे भी काम कर रहे हैं जो हम नवंबर में शुरू करेंगे, मगर उसकी थीम ज़रा सी अलग है, वो एक डिटेक्टिव जानरा है। इस फिल्म के साथ ये जब भी फिल्म लगती है अनमास्किंग, इसके नीचे पाकिस्तान लिखा हुआ आता है। बिल्कुल। और उससे ज़्यादा बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। तो ये इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान का जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसको भी चाहिए कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स हाईलाइट्स करें। हमारे लिए नहीं, जो आगे लोग काम कर रहे हैं या जो जिन्होंने पीछे किया उनके लिए करें, तो ये ज़्यादा बेहतर है, ताकि इससे लोगों में एक तरह का ये होता है कि आपका नाम आता है, एक्नॉलेजमेंट होती है इंटरनेशनल स्टेज पे। बिल्कुल जी। और फिर यूथ आता है। सबसे बड़ी बात कि आने वाले वक्तों में यूथ ने ये फिल्में बनानी है, उनको नैरेटिव और स्क्रीन प्ले और ये चीज़ समझ के जब तक वो नहीं चलेंगे तो आगे दुनिया में नाम नहीं बना सकते। थोड़े यूथ से ज़रा बड़े लोग भी बना सकते हैं, थोड़े बड़े लोग भी बना सकते हैं। वैसे क्या इशारा अपनी तरफ है। बिल्कुल। लेकिन बहुत शुक्रिया अदा करेंगे खालिद साहब, आपने वक्त दिया और वाकई हमारी दुआ ये है कि मजीद अवार्ड्स जीते। ये वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम काफ़ी अरसे तक बात करते रहे कोविड की और कोविड के मसाइल की, और उसके बाद लोगों को हम हिफाजती तदाबीर बताते रहे, हिफाजती इकदाम पर उकसाते रहे कि खुदारा आप लोग जो है तमाम काम करवाते रहे। फिर वैक्सीन वाला दौर, ये मिन्नतें तरले वाले लोग हैं। फिर वैक्सीन के लिए भी हमने मिन्नतें की कि जनाब वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि बहुत सारे लोगों का मानना अब ये है कि चूंकि बहुत कुछ खुल गया है तो इसका मतलब ये है कि कोविड इज़ ओवर। हाँ, बिजनेस एज यूजुअल चल पड़ा है। हरमैन शरीफैन खुल गए हैं फुल कैपेसिटी पे, वहाँ पर नमाजियों को नमाज अदा करने की इजाज़त दे दी गई है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब मामला बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। लेकिन क्या वाकई मामला ठीक हो गए हैं? और अगर ये मामला ठीक हो गया है तो फिर वो जो दूसरा मामला है डेंगू का, वो अब किस हद तक ख़तरनाक फेज़ में दाखिल हो चुका है? इन दोनों मामलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारा जो ये सेहतमंद पाकिस्तान का सेगमेंट है, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब बिजनेस एज यूजुअल चल पड़ा है कोविड के हवाले से, बट इज इट ओवर या फिर हम अभी ये कहेंगे कि इट्स नॉट ओवर? नहीं, बिल्कुल इट्स नॉट ओवर। और ये हमारे यहाँ एकदम हम कॉम्प्लेसेंस में चले जाते हैं, एकदम हम ये रवैया इख्तियार कर लेते हैं कि बस जी वो अब ख़त्म हो गया। मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, अमेरिका में जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी ये चंद साल, अच्छा, और इवन के डिकेड्स यानी कि दहाई भी इसमें लग सकती है। और आप देखें कि आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो अमेरिका में, चूँकि हम अमेरिका की बात इसलिए करते हैं कि उनका जो डिजीज़ सर्विलेंस सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। सही। तो जहाँ भी कोई केस होता है फ़ौरन नेशनल लेवल के ऊपर उसका आ जाता है। तो आज भी जिन इलाकों में सर्दियाँ वहाँ पे शुरू हो गई हैं वहाँ पे केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। अच्छा जी, अमेरिका के अंदर डिस्पाइट वैक्सीनेशन एंड हाँ, डिस्पाइट वैक्सीनेशन एंड ऑल दैट। तो ये इट्स एब्सोल्युटली नॉट ओवर। और हमें बिल्कुल किसी ऐसे कंफर्ट जोन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि जी अब ये ख़त्म हो गया और लाइफ, ये मैं अभी भी मास्क पहनता हूँ, हर जगह पे पहनता हूँ और हर एक को पहनना चाहिए। तो ऑलरेडी अब दुआ ये करनी चाहिए, क्योंकि ये वाकई दुआ वाला मसला है कि ये वायरस जो है डेल्टा के बाद अब कोई और वेरिएंट की सूरत में ना आ जाए, और ऐसे वेरिएंट की सूरत में ख़ास तौर पे ना आ जाए कि जो पहले की निस्बत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से इस बीमारी के फैलाव का मूजब बने और इस बीमारी के अंदर जो शिद्दत है उसका मूजब बने। तो अभी तक तो ऐसी सूरत हाल नहीं है, गो के चंद इशारे मिल रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा डराना नहीं चाहता लोगों को। लेकिन ज़रूरत इस बात की ज़रूर है कि हम बिल्कुल अपनी पुरानी तर्ज पे एहतियाती रवैये जारी रखें। और अब चूँकि ख़ास तौर पे स्कूल भी खुल गए हैं, बिल्कुल, तो स्कूलों के अंदर बच्चों की जो वैक्सीनेशन है वो बहुत ज़रूरी है, टीचर्स की, एडमिनिस्ट्रेशन की। और NCOC मेरा ख्याल है बड़ा एक स्ट्रॉन्ग प्लान इस सिलसिले में ला रहा है कि किस तरह सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों की जो वैक्सीनेशन है उसको भी यकीनी बनाया जाए और तेज़ रफ्तारी से की जाए, वगरना मुमकिन है कि खुदा ना खास्ता दोबारा तालीमी इदारे बंद ना। बीमारी की नौयत भी ऐसी है ना कि अगर वो वायरस किसी के अंदर है और वो चाहे चंद लोग हों, 10 लोग हों दुनिया भर में, तो वो भी इंटरेक्ट करेंगे लोगों से, तो वो 10 से 20 और फिर वो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो तो चलता रहेगा। नहीं, लेकिन देखिए ना, यहाँ वैक्सीनेशन जो है ना वो आती है कि अगर वो जो 10 लोग हैं वो अगर 100 लोगों से मिलते हैं, हर बंदा 10 लोगों से मिलता है और उन 10 लोगों में से 8-9 लोग जो हैं उनकी वैक्सीनेशन हुई है, तो उन 8-9 लोगों से वो आगे नहीं जाएगा। सही है। तो वो 1-2 लोग फिर रह जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि वैक्सीनेशन जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किया जाए। आइडियली अगर वो 10 के 10 वैक्सीनेटेड हों तो ये जो 10 जिनको हुआ है इनकी वजह से उन 10 के मिलने की वजह से आगे नहीं फैलेगा। अच्छा, और जो ये बच्चों की वैक्सीनेशन है वो मतलब उसके अंदर बहुत सारे लोगों के शकूक व शुबात तो हैं ही, और वो तो जो नॉर्मली जिस एज के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी उसके हवाले से भी थी, एंटी वैक्सीन मुजाहरे जो है वो सारा सिलसिला हमने देखा। लेकिन ये बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से अब तक का जो डेटा है वो क्या बताता है कि क्या वो सेफ़ है, कितनी सेफ़ है, और क्या नेक्स्ट लेवल पर हम उनसे छोटे बच्चों, मतलब 12 से भी छोटे बच्चों को जा सकते हैं? देखिए, ये इस पर क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं बच्चों के अंदर, फाइज़र ने किए थे, जिसमें ये साबित हुआ कि ये इतनी महफूज है वैक्सीन कि ये बच्चों में लगाई जा सकती है। बच्चों में ही उन्होंने ये ट्रायल किए थे, तो इसलिए इससे बढ़ के और कोई चीज़ नहीं होती। जो बालिग लोगों को भी लगाई जा रही है, बड़े लोगों को भी लगाई जा रही है, वो भी क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर ही बेस्ड डेटा है, ये भी क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर ही बेस्ड डेटा है। तो इस डेटा की बुनियाद पे जब ये साबित हो गया कि ये महफूज है तो फिर ये बच्चों को लगाई गई, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लगाई जा रही, अमेरिका में भी लगाई जा रही है, दूसरी जगहों पे भी लगाई जा रही है, कई दूसरे मुल्कों के अंदर भी लगाई जा रही है। अहसन कदम है, ज़रूर लगानी चाहिए और महफूज है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखें, अगर ऐसा घर कि जिसमें माँ बाप यकीन नहीं रखते कि ये वैक्सीन ज़रूरी है, वो स्कूल वालों से भी लड़ेंगे जाके कि हमारे बच्चों को वैक्सीन ना लगवाना, तो ये रवैया जब तक तब्दील नहीं होगा उस वक्त तक वैक्सीन तमाम बच्चों को नहीं लग सकेगी। तो खुदारा हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं सारे पाकिस्तानियों को कि ख़ुद भी वैक्सीन लगवाएं जिन्होंने अभी तक नहीं लगवाई, और अपने बच्चों को स्कूल में भी वैक्सीन लगने दें। तबका एक अभी भी वैसा है जो कहता है कि जी वैक्सीन मुझ पर ज़बरदस्ती ना लागू की जाए,
जी, क्योंकि वो आपकी अपनी एक चॉइस या एक राइट होना चाहिए। as long as it doesn't affect others। हाँ, अब उसको उनको क्या जवाब देंगे? उससे मुझे फैला रहे हैं तो फिर तो ये बिल्कुल देखें, हम खुद बड़े एडवोकेट करते हैं राइट्स को, और ये राइट टू चूज़ है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये राइट टू चूज़ आपका ख़त्म हो जाता है उस वक्त कि जब स्टेट ये समझती है कि आपके इस राइट के एक्सरसाइज करने की वजह से दूसरे लोग खतरे में आ जाएंगे, दूसरे लोग एंडेंजर हो जाएंगे। फिर ये आपका मसला नहीं रहता, ये फिर एक सोसाइटल इशू है। बिल्कुल सही है। वहाँ पे गवर्नमेंट नीड्स टू स्टेप इन और वो फिर फैसला करेगी कि किसको लगनी है और किसको नहीं लगनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट। डॉक्टर साहब, डेंगू की वैक्सीन क्यों नहीं आती? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, ये भी बड़ी अहम बात है, और ये कोविड की वैक्सीन और उसकी अफादियत को समझने के लिए भी ज़रूरी है। देखिए, डेंगू बहुत अरसे से बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारे यहाँ तो वैसे प्लेटलेट्स का बड़ा मसला होता है। दूसरे तीसरे साल, ये प्लेटलेट्स पे मैं बात करूँगा, दूसरे तीसरे साल इसकी स्पाइक आती है। सही है। इसकी एक वजह यही है कि इसकी अभी तक वैक्सीन नहीं बन सकी। मैं ये समझता हूँ कि कोविड के सिलसिले में ह्यूमैनिटी जो है वो बहुत खुशकिस्मत है कि इतनी जल्दी, इतनी ढेरों, इतने कम अरसे में वैक्सीन मौसर वैक्सीन बन पाई। सर, क्या उसकी वजह मैग्नीट्यूड थी? मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम इतना बड़ा था पूरी दुनिया का। बिल्कुल। और डेंगू हमारे यहाँ ज़्यादा इशू है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डेंगू के ऊपर भी कई वैक्सीन्स बन के गैर मौसर साबित हो चुकी हैं। अच्छा, ओके। सो मर्क एक कंपनी है, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लिनिकल ट्रायल किया था, और उस सिलसिले में उन्होंने अपनी एक वैक्सीन भी बनाई, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स किए। उस वैक्सीन से बहुत ज़्यादा उम्मीद वाबस्ता थी, लेकिन जब उसके क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए तो सब पता ये लगा तो इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स उसके इफ़ेक्ट्स से बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, बिल्कुल सही है। तो लिहाजा उनको वो अबैंडन करना पड़ा। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें लगे थे, और बहुत ग्लोबल लेवल के ऊपर उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल किया था, और बहुत उम्मीद थी कि उससे कि ये बड़ी ज़बरदस्त कैंडिडेट है वैक्सीन, लेकिन वो सही साबित नहीं हो सकी। इसके अंदर कुछ टेक्निकल दुश्वारियाँ हैं जिसकी वजह से ये वैक्सीन मौसर तौर पे नहीं बन पाई, और ना बावजूद बड़ी कोशिश के। लेकिन दूर क्यों जाएं, मलेरिया की वैक्सीन भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। टीबी की भी उस तरह वैक्सीन नहीं है जो इतनी मौसर हो। HIV एड्स की वैक्सीन नहीं है। बहुत सारी हेपेटाइटिस C की वैक्सीन नहीं है। बहुत सारी ऐसी अमराज हैं कि जिन, और ये नहीं है कि उनके ऊपर रिसर्च नहीं हो रही, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स की वजह से उन मार्कर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि जो ये वैक्सीन जिनको जाके टारगेट करें। बिल्कुल सही है। बॉडी के अंदर। तो इसलिए ये वैक्सीन्स जो हैं बावजूद कोशिश के अब तक नहीं बन सकी। सही। और वो सारे जो मार्कर्स थे वो आइडेंटिफाई हो गए कोविड वाले केस में, तो फिर एंड दैट वाज लक। एब्सोल्युटली, ये कह सकते हैं ना, क्योंकि जो बीमारियां इतनी पुरानी बीमारियां हैं उनकी नहीं बन पा रही हैं। सही। अच्छा जी, डेंगू के बचाव, डेंगू के लिए एक लोगों का बड़ा तकिया होता है कि फ्यूमिगेशन हो गई है तो अब हमारे यहाँ डेंगू नहीं है, हमारे मोहल्ले में नहीं है। देखें, दो हिस्सों में डेंगू के सारे मसले को दो हिस्सों में तकसीम करके समझने की ज़रूरत है। पहला है प्रिवेंशन, दूसरा है ट्रीटमेंट। एंड प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट। ठीक है ना, परहेज़ इलाज से हमेशा बेहतर होता है। अब परहेज़ या प्रिवेंशन कहाँ? प्रिवेंशन ये है कि अपने आप को मच्छरों से बचाएं। मच्छरों से बचाने के दो तरीके हैं। एक, उनको पलने बढ़ने ही ना दें, लिहाजा जहाँ वो पलते बढ़ते हैं उन जगहों को ख़त्म करें। दूसरे ये कि अगर वो आ ही गए हैं तो फिर अपने आप को उनसे महफूज करें, बचाएं। हाँ। ठीक है, तो मच्छरदानी लगाएं, जो भी इस सिलसिले में तरीके हैं उनको अपनाएं तो मच्छरों से दूर रहें। ठीक है, परहेज़ तो ये है। सही है। अब है ट्रीटमेंट। अगर हो ही गया तो फिर क्या करना? इस सिलसिले में एक बात बहुत ज़्यादा समझ लेने की है, और वो ये है कि अभी तक ना तो इसकी कोई वैक्सीन बन सकी है, वो आपको प्रिवेंट करती, और ना इसका कोई मखसूस इलाज दरियाफ्त हो सके सिवाय पपीते के। हाँ, ये भी कहा जाता है, बिल्कुल गलत। इसलिए मैंने कहा कुछ पता नहीं है, कहते हैं भाई पपीता किस्म की बातें आप भी बिल्कुल ना फैलाएं। बस सही है सर। और अगर पपीते को हज़फ कर दिया जाए, मैंने आपके सामने इसीलिए कहा कि आप इसको करेक्शन कर देंगे। बिल्कुल, पपीता या टींडा या कद्दू, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप लोगों ने इस पे लोगों की एजुकेशन करनी है कि इसमें सिर्फ 4 चीज़ों का उन्होंने ख्याल रखना है। सही है। ठीक है, पहली बात जो बुनियादी बात है, अगर आप कुछ भी ना करें
और सिर्फ अपनी न्यूट्रिशन और अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें तो 6 दिन के बाद, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। सही, ये कोविड की तरह नहीं है। ये कोविड में भी है 95% लोग ठीक हो जाते हैं या भूल जाते हैं। यस, डेंगू 6 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है। इस 6 दिन के अंदर आपको बुखार भी चढ़ेगा, आपकी बहुत तबीयत खराब भी होगी, आपको दर्दें भी होंगी, आप हो सकता है थोड़ी सी डिप्रेशन भी हो जाए वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन 6 दिन के अंदर इसका साइकिल टूट जाता है और ये ख़त्म हो जाता है। इस दौरान अगर आपको बुखार बहुत ज़्यादा है तो बुखार की दवाई खाएं। चूँकि इसके अंदर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा बहुत ज़्यादा ज़ोर इस चीज़ के ऊपर दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, और पानी को हर तरीके से पिया जा सकता है, बिल्कुल सही है। चाय, शरबत, दूध, वटेवर आप वो पिएँ, और अपनी न्यूट्रिशन ठीक रखें और रेस्ट करें, बस। इसके अलावा और कोई सी चीज़ की जरूरत नहीं। अब आ जाते हैं प्लेटलेट्स की तरफ। प्लेटलेट भी हर पाकिस्तानी के सर पे सवार है। क्या वो डिस्क्लेमर देते हैं शो शुरू होने से पहले, इसका किसी भी जिंदा या मुर्दा जो है वो इत्तेफाकिया है, ये प्लान नहीं है। पाकिस्तान में अब हर बंदे को ना प्लेटलेट्स काउंट्स, प्लेटलेट बढ़ गए, प्लेटलेट कम हो गए, उसके बढ़ गए, उसके कम हो गए। ये आप इसमें अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा इसके अंदर अपने आप को इन्वेस्ट ना करें। होता है अवेयरनेस देना, देखें चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो। अब अगर एक लीडर ने प्लेटलेट्स पे अवेयरनेस दी है तो फिर लोग लेंगे अवेयरनेस, उनको सैल्यूट है। तो असल में मसला ये है कि इसके अब मैं अगर आपको साइंटिफिकली समझाने लगूँ तो होता ये है कि हमारी जो खून की आर्टरीज हैं उनके अंदर छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि प्लेटलेट सबसे छोटे होते हैं तो वो सबसे पहले उनसे बाहर आना शुरू हो जाते हैं, तो ब्लड के अंदर प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। सही है। और प्लेटलेट्स के अलावा पानी भी वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा पिएं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एक तो ये कि अगर प्लेटलेट्स बहुत ही कम हो जाएं तो जाहिर है कि वो एक इमरजेंसी है, लेकिन वो बहुत कम 1-2% लोगों के होते हैं, इससे भी कम लोगों के होते हैं। इसलिए ये नहीं है कि किसी के अगर 10 से 20 से अगर 15 हो गए तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। हर बंदा घर में पैथोलॉजिस्ट भी अब बन चुका है, वो देखता है, वो कहता है जी अब ये हो गया, अब ये हो गया। कतन ऐसा नहीं है। अच्छा, और दूसरे ये बात समझने की है कि प्लेटलेट्स को बढ़ाने का भी कोई तरीका नहीं है, सिवाय इसके कि आपको प्लेटलेट्स इंजेक्ट किए जाए, प्लाज्मा इंजेक्ट किया जाए। वो उस सूरत में किया जाता है जब इमरजेंसी हो जाए, बहुत ज़्यादा उनका काउंट कम हो जाए, क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो जाए तो आपको ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए फिर आपको या एहतियाती तौर पे आपको प्लेटलेट्स इंजेक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है, कोई पपीता शपीता काम नहीं आता। कोई और सेब का जूस, कोई पपीते, कोई करेले, ये शिफा जो आपको कहती रहती है, बिल्कुल इसकी बात ना सुनो। अल्लाह अल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी ही बात सुननी है हमने। बिल्कुल, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, आपका वक्त दिया आपने। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।